हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली चैप्टर नंबर चल रहा है 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लगभग खत्म होने वाला है, लगभग नहीं यार, आज हम चैप्टर को करने वाले हैं खत्म। सो आज हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। कल हमने बात करी थी प्लेनर नोड्स की, ठीक है ना। सो आज हम बात करने वाले हैं रेडियल नोड्स की एंड द वेरी डेंजरस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फाइन। सो आज के टॉपिक में हम इन दोनों चीजों को करने वाले हैं कवर। सो स्टार्ट करते हैं अपने कल वाले टॉपिक को जहां हमने एंड किया था। प्लेनर नोड्स हमने बना लिए थे। फाइन। सो आज बारी है रेडियल नोड्स की। फाइन। सो आज का टॉपिक है रेडियल नोड्स। थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। बेसिकली नोड एक ऐसी जगह होती है, नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो है। नोडल प्लेन एक ऐसा पूरा का पूरा सरफेस, एक पूरा प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो है। कोई दिक्कत? उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। वन इज प्लेनर, एक प्लेन के हिस्से में, और एक रेडियल, यानी कि जिनको अगर हम आसान भाषा में समझे तो स्फेरिकल कहा जाता है। फाइन। ये बेसिकली क्या है? स्फेरिकल नोड्स हैं। एंड इसका फॉर्मूला था हमारे पास n-l-1। कोई दिक्कत? देखो वैसे तो इसको, जैसे कल हमने क्या किया था, कल वैल्यू थी l और हमने चेक किया था कि हर ऑर्बिटल के लिए, देखो d के लिए वो 2 बन रहे थे, p के लिए वो 1 बन रहा था, s के लिए 0 आ रहा था। वैसे ही इसमें सिर्फ l से काम नहीं चलेगा, इसमें हमें n भी चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड इसको बिल्कुल देखा नहीं जा सकता यार, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसको देखा नहीं जा सकता, सीधा मैं प्लॉट करके दिखाता हूं। सपोज हमें ये 3s के लिए बनाना है। फाइन। वी ऑल नो कि s ऑर्बिटल कैसा होता है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, एंड ये हमारे पास बना हुआ है s ऑर्बिटल। क्लियर? पर आपको 3s के लिए बनाना है। देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, n का वैल्यू है 3, ठीक है ना। यहां ऑर्बिटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी बना रहा हूं। क्या आप एक बात समझ गए? मैंने बीच में डेंसिटी ज्यादा बनाई है बिकॉज बीच में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एंड जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। इज दैट थिंग क्लियर? अब यहां पे आते हैं 3s पे, ठीक है ना। अब n इज इक्वल टू 3 है एंड l इसके लिए है 0। मानते ये बात? बिकॉज s के लिए l वैल्यू क्या होती है? 0। अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे 3s के लिए, so this comes out to be 3 minus 0 minus 1, this comes out to be 2। ये कितना वैल्यू आ जाएगा? 2। यानी कि 2 is your value for the radial nodes। आपके पास यहां कितने रेडियल नोड्स हैं? 2 रेडियल नोड्स हैं स्फेरिकल, यानी कि। फाइन। तो बड़े ही देखिए ध्यान से बनाने हैं कैसे रेडियल नोड्स बनते हैं। फाइन। बीच में से एक सरफेस कर लीजिए खाली, एंड एक और सरफेस कर लीजिए खाली। कैन यू गेट इट? मैं इसे ये एक जगह है और ये एक जगह है। कैन यू इमेजिन दिस? फाइन। ये बीच में से शेल नहीं बनाए मैंने। अरे भाई कोई शेल शुल में कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या बनाया मैंने? ये एक्चुअली में पूरी एम्प्टी स्पेस है। यहां भी खाली है एंड यहां भी खाली है। आर यू गेटिंग इट? अल्टीमेटली क्या बना है? दो स्फेरिकल, देखो मतलब बड़ा सिंपल सा बात फंडा है। ये पता क्या है? एक बॉल है, बॉल के अंदर बॉल है, बॉल के अंदर बॉल है। कुछ एम्प्टी स्पेस आया ना, कुछ आया ना एम्प्टी स्पेस। बेसिकली बॉल के अंदर जब बॉल है, वो जो
सरफेसेस बनाया, ये जो एक बीच में सरफेस है जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ऊपर एक और उसके सरफेस बनाया हुआ है जो बिल्कुल खाली है। क्लियर? एंड यहां इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये देखिए यहां इलेक्ट्रॉन्स है, यहां है बीच में, एंड यहां है साइड पे। समझ पा रहे हैं? बीच में से एक स्फेरिकल नोड, ये आ गया फर्स्ट स्फेरिकल नोड। नाउ ये आ गया सेकेंड स्फेरिकल नोड। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? अच्छा, ये जो कंसेप्ट है रेडियल का, ये तो बिल्कुल पहले इससे निकालना पड़ता है, यानी कि बड़ा सिंपल सा फंडा है। अगर मेरे को ये 4s दिया होता तो ये 4 माइनस 0 माइनस 1 आता, बिकॉज n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 0 है, ये 3 आता। तब मैं ऐसे 3 जगहें खाली बनाता, तब मैं ऐसी 3 जगहें खाली बनाता, 1 2 एक और जगह खाली बनाता ऐसे। दैट इज नोन एज रेडियल नोड्स। इज दैट थिंग क्लियर? फाइन, एक और ऑर्बिटल के लिए बना के दिखाता हूं। देन इस चीज को हम श्रोडिंगर के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ करेंगे, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले मैं इसको एक ऑर्बिटल के लिए बना के दिखाता हूं। लेट्स हैव इट। नाउ बड़ा सिंपल सा फैक्ट है, हम इसे करते हैं 4p के लिए। फाइन, 4p के लिए इस चीज को ड्रॉ करके देखते हैं। n का वैल्यू आ गया 4 एंड l का वैल्यू है 1, क्योंकि p के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 1। पहली बात तो ऑर्बिटल p है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी p को ड्रॉ कर लो यार, मैं मान के चलता हूं ये वाला p है। फाइन, इलेक्ट्रॉन मेरे को किस तरीके से मिल रहे हैं? जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। यहां डेंसिटी ज्यादा है, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 4 माइनस 1 माइनस 1, दिस कम्स आउट टू बी 2। चलो लकीली यहां भी क्या बनाने हैं? 2 बनाने हैं। तो दो नोडल सरफेसेस बनाने हैं। कौन सी किस्म के? स्फेरिकल किस्म के। दो नोडल सरफेसेस बनाने हैं स्फेरिकल किस्म के। ये लीजिए, ये बन गया पहला एंड ये बन गया दूसरा। फाइन, तो ये अल्टीमेटली पता है कैसी चीज बन गई है? किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये ज्यादा है? हमें तो 2 बनाने थे, 2 ही हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट आ गया और ये सेकेंड आ गया। कोई दिक्कत? फाइन, सो ये आ गया है फर्स्ट। क्लियर? एंड ये आ गया है सेकेंड। कोई दिक्कत? फाइन, सो दिस इज हाउ द रेडियल नोड्स आर फाउंड। बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। पहले n माइनस l माइनस 1 कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने हैं, उस हिसाब से उतने उसके अंदर क्या कर लेंगे? ड्रॉ। ऐसे डायग्राम देखने को मिल सकते हैं कभी ना कभी। फाइन, कभी ना कभी 4 डायग्राम में बना के। वैसे ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो तो गिनती के ऊपर आता है कि कितने हैं। फाइन, पर फिर भी काफी ज्यादा एडवांस लेवल जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाते हैं तब हमें ऐसा कुछ मिलता है। क्लियर? नाउ अब हम मूव करते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। काफी ज्यादा एडवांस लेवल टॉपिक है। लेट्स हैव इट। करेंगे, बहुत ही आसान तरीके में बनाया हुआ है, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फाइन, एंड ये है बेसिकली एडवांस लेवल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फाइन, तो बहुत ही ध्यान देंगे। बहुत ही छोटे छोटे से टर्म हैं जिनके ऊपर
हमें इस टॉपिक में ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है ना। फाइन। सो मैं सीधा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लिखता हूं। फाइन, दिस इज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फाइन, जितनी भी इसकी स्टेटमेंट है, जो भी इसकी बातें हैं, सब करेंगे, पर सीधा इक्वेशन से चलते हैं। श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी एच साई इज इक्वल टू ई साई। यार ये क्या लफड़ा है, पूरे चैप्टर में इनका नामो निशान तक नहीं था, और ये क्यों आ गया बंदा, बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। सबसे पहली बात, दिस इज क्या है, दिस इज साई। फाइन, साई इज एक्चुअली अ वेव फंक्शन। साई क्या है, वेव फंक्शन। फाइन, अब सोचने की बात यह है वेव फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। वेव फंक्शन इज अ फंक्शन of a wave used to describe the equation and properties of a wave. So function आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, fx। fx क्या है, x का एक फंक्शन, आपको याद है, आपने ऐसी भी चीज पढ़ी होगी, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बेसिकली क्या है, ये किसी ना किसी ग्राफ का, किसी ना किसी इक्वेशन का, या किसी ना किसी लाइन का एक इक्वेशन है, ठीक है ना। लाइन का या हाइपरबोला का, पैराबोला, किसी भी चीज का बेसिकली क्या है, इक्वेशन है, इजंट इट, दैट इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ x, ठीक है ना। तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन बन गया, इसको हमने क्या बोला, fx, यानी कि फंक्शन ऑफ x, हाउ बाय which you are describing a particular line, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाओ, ये जो साई है ये एक फंक्शन है जो कि बेसिकली एक वेव का फंक्शन है, एंड वेव का फंक्शन का मतलब क्या है, वो वेव की प्रॉपर्टीज बताने के काम आता है, एंड वेव की जो भी इक्वेशन बन रही होगी उसको ये बताने के काम आता है। क्लियर, कोई दिक्कत ना हो। यहां पे इसे देख के कईयों का मन ऐसा करता है, कई बच्चों का मन होता है सर साई के साई साई काट दीजिए, यू आर लेफ्ट विद एच इज इक्वल टू ई, लो जी हो गया काम। अब भाई साहब ऐसा नहीं करना है, जैसे बड़ा सिंपल सा फंडा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्या आप इसे काट के लिखते हो एफ ऑफ ब्रैकेट पता नहीं क्या, ऐसा करते हो क्या, ऑब्वियसली नहीं करते हो। इसका मतलब अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यहां भी ये काटे नहीं जा सकते, बिकॉज दे आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ साई। क्लियर, तो एच साई इज इक्वल टू ई साई। अब देखने की बात ये है एच क्या है, एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड व्हाट इज ई, ई इज एनर्जी ऑपरेटर। फाइन, सो दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। अब मुद्दे पे चलते हैं। श्रोडिंगर बेसिकली जो बंदा है अरविंद श्रोडिंगर, ठीक है ना, ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था। इस बंदे ने एक्चुअली में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हम उसकी वेव फंक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फाइन, जैसे बड़ा सिंपल सा बात है कि आपने कोई बॉल फेंकी, या आप फिजिक्स में पढ़ते हो बिल्कुल शुरू में प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, तो वो जो आप पूरी की पूरी ट्राजेक्टरी बनाते हो, ठीक है ना, कि ये बॉल यहां से होती हुई यहां से यहां तक चलेगी। या आपने देखा होगा मिशन मंगल के अंदर, ठीक है ना, वो गांधी बनाती है ना ट्राजेक्टरी, कि यहां से होता हुआ फिर यहां चला जाएगा, फिर यहां चला जाएगा, तो वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी लोकेशन फाइंड कर पा रहे हो कि यहां है। इज दैट क्लियर? वैसे ही यहां ये साई, ये जो वेव फंक्शन है, इट विल हेल्प अस टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन। ये हमारी हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने की, कि ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब जिसको आप ढूंढ रहे हो ये यहां पे है या नहीं। फाइन, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत? क्लियर? सो अरविंद श्रोडिंगर ने ऐसा एक इक्वेशन दिया जिससे हम ये फाइंड कर पा रहे हैं। इसके बेसिकली दो इक्वेशन है, एक टाइम डिपेंडेंट है, एक टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, ठीक है ना। टाइम, अरे यार इतना ज्यादा अगर हम डीप पढ़ेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इंजीनियरिंग में जाके क्या करने वाले हो यार, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना हमें जेई और नीट के लिए चाहिए, ठीक है ना। और जेई और नीट के लिए हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और खोलते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए जब इसको खोला जाता है तो ये बन जाता है माइनस ऑफ
एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल ऑपरेटर साई इज इक्वल टू ई से, या यहां पे बेसिकली वी साई इज इक्वल टू ई से। इसको खोल के जब हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को खोला तो एक्चुअली में ये कुछ इस तरीके से बन गया। फाइन, अब ये डेल्टा, ये क्या चीज है, ये डेल ऑपरेटर है, कैपिटल डेल ऑपरेटर। क्लियर? यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये बेसिकली होता है h अपॉन 2 पाई। देखो ये तो और भी बहुत जगह पे यूज किया जा सकता है, जहां पे हम h अपॉन 4 पाई यूज करते हैं ना इस चैप्टर में, जहां पे याद है आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में h अपॉन 4 पाई यूज किया था, वहां कई बार ऐसा लिखा होता है h अपॉन 2, इसका मतलब क्या हो गया h अपॉन 4 पाई। तो ये तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं यूज करने के लिए आ सकता है। क्लियर? ये वैसा ही है जैसे अपने h के ऊपर बार, जैसे अपना करेंसी का वो है ना r, ठीक है ना, तो h अपॉन 2 पाई को इस तरीके से लिखा जाता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। आप इसको खोल भी सकते हो, यहाँ पे h अपॉन 2 पाई का स्क्वायर बना के लिख सकते हो। क्लियर? ये जो डेल बनाया हुआ है दिस इज बेसिकली डेल ऑपरेटर, या आप सिंपली समझ सकते हो कि ये भी एक क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है ना। फाइन, देन v psi इज पोटेंशियल ऑपरेटर, E इज एनर्जी ऑपरेटर, कोई दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, माइनस h स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर 2m, इसको भी खोलता हूं, इसका मतलब होता है डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा y स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल्टा z स्क्वायर साई प्लस v साई इज इक्वल टू ई से। इस डेल्टा को मैंने खोल लिया है, डेल ऑपरेटर को खोल के हमारे पास ये क्या आ गया है, x कोऑर्डिनेट में, y कोऑर्डिनेट में एंड z कोऑर्डिनेट में इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। यार मैं काफी ज्यादा एडवांस लेवल डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक है ना। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वी आर जस्ट, तो हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत है वो है इक्वेशन को पढ़ने की। क्लियर? सो ये बेसिकली यार एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के काम आता है, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई और जेड बेसिकली कोऑर्डिनेट्स बता रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा और खोलते हैं, लेट मी मेक सम स्पेस। सो हियर आई हैव सम स्पेस, इसको मैं उड़ा देता हूं। सो अगर हम इसको खोलते हैं तो ये बनता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस v साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है ना। एंड अगर इसको बनाते हैं पूरा तो डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर। मैंने बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना, सारे के सारे को माइनस से मल्टीप्लाई किया, दिस इज ई माइनस बी इज इक्वल टू 0। So this is the final Schrodinger wave equation I have. Fine, इसको E psi को इधर ले आना, if you will solve it, this comes out to be this thing, and this is the final Schrodinger wave equation. Fine, ये Schrodinger नहीं, ये पता क्या लग रहा है, Schrodinger wave equation, ठीक है ना। फाइन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो you will get the location of a electron। अब मुद्दे की बात है, इसको कौन सॉल्व करने वाला है, ठीक है ना। तो फिर अगर ये अभी सॉल्व करेंगे तो फिर तुम बड़ी क्लासेस में जाके क्या करोगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। एंड आप समझ सकते हो इसमें कोई टाइम का फैक्टर नहीं है, तो इसलिए ये टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। आई थिंक मैंने पहले क्या बोल दिया था, टेम्परेचर बोला, टाइम ध्यान रखना, टाइम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली द टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन,
ठीक है ना। आई डिड नॉट रिमेंबर पहले मैंने क्या बोला, शायद टेम्परेचर बोल दिया, बट ध्यान रखें टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। फाइन, डिपेंडेंट तो हमें इक्वेशन ही नहीं करनी है, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, और ये भी सिर्फ इक्वेशन ही याद रह जाए तो बहुत है। क्लियर, कोई दिक्कत? वैसे हालांकि आप डन द होल डेरिवेशन लाइक h psi is equal to e psi, and psi is what, a wave function। psi क्या है? वेव फंक्शन है, ठीक है ना। एंड वेव फंक्शन हमारे लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने की काम आ रहा है। h psi is equal to e psi को जब खोला तो बेसिकली ये वाली चीज बनी हमारे पास, ठीक है ना। ये h ऑपरेटर को खोला, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को, एंड देन ये हमारे पास जब डेल ऑपरेटर को खोला तो ये वाली चीज आई। अब ये psi अंदर चला गया है, यहाँ पे सबके पास चला गया psi, एंड इस चीज को भी मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है। देन आई हैव शफल सम प्लस माइनस जो कर रहे थे वो कर लिए हैं, एंड आई हैव डन विद द फाइनल इक्वेशन। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? नाउ आगे बढ़ते हैं, psi के बारे में आगे पढ़ते हैं, एंड देन पूरे का पूरा प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट समझते हैं कि यहाँ उस पर्टिकुलर लोकेशन पे इलेक्ट्रॉन लोकेट होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं psi की तरफ। आप तब तक ये इक्वेशन लिख के रख लीजिए। नाउ हमारे पास है बेसिकली वेव फंक्शन। सो देखिए, वेव फंक्शन का अपना खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। वेव फंक्शन डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो हमारे पास यार जस्ट एक टूल है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, जैसे जीपीएस एक टूल है आपको ढूंढने के लिए या कोई लोकेशन ढूंढने के लिए, वैसे ही वेव फंक्शन हमारे पास एक टूल है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन, जबकि इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्लियर? नाउ अगर इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है तो मुद्दा क्या है एक्चुअली में, डेल्टा, ये जो साई का स्क्वायर है बेसिकली ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन अ पर्टिकुलर डायमेंशन। फाइन। अब सबसे पहले तो हम बेसिकली मतलब समझते हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बीच में डिफरेंस समझते हैं, ठीक है ना। मतलब ये है क्या चीज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है ना, 10 मीटर की रॉड है, ठीक है ना। 1 मीटर का जो मास है ये बेसिकली 5 केजी है। 1 मीटर का जो मास है वो बेसिकली कितना है? 50 केजी है, यानी कि पूरी की पूरी रॉड का मास 50 केजी है, isn't it? ध्यान रखना, अब 5 केजी क्या है? पर यूनिट मीटर। क्लियर? अब मैं इसको काट देता हूं किसी भी तरीके से। सपोज मैंने आधा काट दिया, एग्जैक्टली हाफ काटा, चाहे कोई हिस्सा काटा, मैंने उसे काट दिया, ठीक है ना। अब काटने से वो जो पीस रह गया ये वाला, इसका मास कितना है? सपोज इक्वल हाफ में काटा था तो इसका मास कितना आ गया? 25 केजीज। तो इसका मास क्या आ गया? 25 केजीज। पर सोचिए पर यूनिट मीटर मास कितना है? वो अब भी 5 केजी ही होगा, isn't it? अगर हम यहां पे देखें, क्योंकि 5 केजी में मीटर भी 5 ही रह गए होंगे, तो अल्टीमेटली अब भी 5 केजीज पर यूनिट मीटर ही होगा। मानते हो ये बात? वही बात है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, ठीक है ना। यानी कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ कह सकते हैं, एरिया कह सकते हैं, वॉल्यूम कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी यूनिट में से डिफाइन कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम 1D में डिफाइन कर रहे हैं, 2D में या 3D में डिफाइन कर रहे हैं। पर डेंसिटी का मतलब समझ गए?
पर यूनिट एक यूनिट में, ठीक है ना, यानी कि वो एक यूनिट, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, एक यूनिट में कितना प्रेजेंट है वो, उसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? द होल मास। ज्यादा बड़ी चीज होगी तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी, कम होगी तो कम प्रोबेबिलिटी। कोई दिक्कत? इज दैट थिंग क्लियर? यानी कि ये तो है साई स्क्वायर एंड ये है साई स्क्वायर इंटू dx या साई स्क्वायर इंटू dA या साई स्क्वायर इंटू dV। यानी कि कितना एक्सचेंज के लिए हमें चाहिए, कितना एरिया के लिए चाहिए या कितने वॉल्यूम के लिए चाहिए। बिकॉज इसका मतलब तो सिर्फ एक के लिए होता है, पर यूनिट। बड़ी सिंपल सी बात है। 1 किलो चीनी 5 रुपए की है, इतनी सस्ती तो कर, चलो 1 किलो चीनी 5 रुपए की है, तो 10 किलो बताओ कितने की है? 50 की। तो कैसे निकाला? 1 किलो का रेट मल्टीप्लाई बाय कितने किलो चाहिए, वैसे ही एक यूनिट में कितनी प्रोबेबिलिटी है मल्टीप्लाई बाय कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, ऑब्वियसली। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक यूनिट में कितनी है मल्टीप्लाई बाय टोटल एरिया या टोटल वॉल्यूम। जैसे बड़ा सिंपल सा बात है, 1 किलो चीनी कितनी की है मल्टीप्लाई बाय लेनी कितनी है, वैसे ही एक यूनिट में कितनी है। देखो एक यूनिट में हम बता चुके हैं क्या होता है, साई स्क्वायर पर यूनिट में होता है। साई स्क्वायर इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट में कितना है मल्टीप्लाई बाय कितने यूनिट्स के लिए डिफाइन करना है। सपोज 2 के लिए करना है, 3 के लिए करना है, वो यूनिट्स इन द एक्स फॉर्म भी हो सकते हैं, इन द एरिया फॉर्म भी हो सकते हैं, इन द वॉल्यूम फॉर्म भी हो सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो ये बातें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। साई डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस बट साई स्क्वायर इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। कोई दिक्कत? अब हम एक ऑर्बिटल के लिए इनके ग्राफ बना के देखते हैं। किन किन के ग्राफ बनेंगे? ग्राफ बनेगा साई का, साई स्क्वायर का एंड साई स्क्वायर इनटू फॉर द होल वॉल्यूम। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? तो ये हम ग्राफ बना के देखते हैं फॉर एनी ऑर्बिटल। लेट्स हैव इट। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल टॉपिक है। लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट हम बनाते हैं ग्राफ। बेसिकली ए नंबर ग्राफ हमारे पास क्या है, साई वर्सेस आर का ग्राफ। ठीक है ना, आर इज बेसिकली रेडियस, न्यूक्लियस से जाते जाते कितनी दूर तक जा रही है, ठीक है ना। बी हमारे पास क्या है, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ। एंड तीसरा है साई स्क्वायर डीवी वर्सेस आर का ग्राफ। सो 3 ग्राफ है हमारे पास। फाइन। पहला तो क्या है, साई यानी कि वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, ठीक है ना। देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, एंड देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ओवर द होल वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्बिटल दिया हुआ होगा, सपोज हमें ऑर्बिटल दिया हुआ है 4s। द टोटल नंबर ऑफ, जो हमें ऑर्बिटल दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4s दिया हुआ है। कोई भी दिक्कत? क्लियर? नाउ ये ए ग्राफ बना रहे हैं हम, ये बी बना रहे हैं और ये सी बना रहे हैं। फाइन। यहां लिख लेते हैं 4s, ठीक है ना। तो 4s में पहले तो रेडियल नोड्स निकाल लेंगे। 4 माइनस 0 माइनस 1 दिस इज 3। हमारे पास जो रेडियल नोड्स हैं वो कितनी है, 3 रेडियल नोड्स आने वाली है। फाइन। कॉस नोड एक ऐसी, बीच में एक ऐसी जगह भी आने वाली है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। क्लियर? तो सबसे पहले तो सोचिए यार कि हमें वेव फंक्शन का ग्राफ बनाना है एंड एस के लिए, ठीक है ना। एस में बिल्कुल शुरू में, जो बिल्कुल बीच में क्या है, डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एंड जैसे जैसे आप दूर जाते हो डेंसिटी क्या होती जाती है, कम। पर क्योंकि साई देखो बिल्कुल शुरू में ज्यादा है तो ज्यादा से शुरू किया एंड ये कम होता गया, कम होता गया। अब ये देखिए एक बात, 1
2 और 3। यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या करा है, 3 जगहों पे टच किया। बहुत ध्यान देंगे, माइन्यूट सी बातें हैं। कितनी जगह पे टच करा है? 3 जगह पे, बिकॉज 3 ऐसी जगहें हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने वाला है। यहाँ बेसिकली रेडियस जा रहा है इधर, एंड ये बेसिकली क्या है, साई है इधर। क्लियर? दोबारा से देखिए, 3 जगहों पे मैंने टच कराया, बिकॉज ये 3 जगहें क्या है, नोड्स, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। एंड साई अपने आप में क्या है, वेव फंक्शन। एंड वेव फंक्शन का क्या मतलब होता है, वेव फंक्शन का क्रेस्ट भी होता है और ट्रफ भी होता है। तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ गया, माइनस आ गया, यानी कि क्रेस्ट भी है, ट्रफ भी है। कोई दिक्कत? ये तो जस्ट एक वेव है, ये तो साई तो जस्ट एक वेव फंक्शन है, तो वेव बना दिए बस। क्रस्ट भी है, ट्रफ भी है। सोचने की बात ये है कि बिल्कुल शुरू में ज्यादा आएगा, बाद में धीरे धीरे जाते कम होता जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। फाइन, एक बात ध्यान रखनी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये बात याद रखना। प्रोबेबिलिटी क्या है, डेंसिटी है। क्लियर? तो अब ध्यान देंगे जरा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब होता है पर यूनिट एरिया में। इसका मतलब क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? आप पहले ही हमने ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाए थे, आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्बिटल डायग्राम में बिल्कुल बीच का अगर यूनिट एरिया काट लें और बिल्कुल बाहर वाले का यूनिट एरिया काट लें, तो कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलने वाले हैं? अगर बिल्कुल बीच का यूनिट एरिया काट लें और बिल्कुल बाहर का यूनिट एरिया काट लें, आपको याद होगा मैंने एक आती आज डायग्राम बनाया था कुछ इस तरीके से, एंड बिल्कुल बीच में डॉट ज्यादा बनाए थे, बाहर की तरफ डॉट कम बनाए थे। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। अगर बीच का एक स्क्वायर काटेंगे या बीच का एक क्यूब काट लेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी या बिल्कुल बाहर के क्यूब में आएगी? डेफिनेटली बीच में। यानी कि शुरू में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत ज्यादा, देन जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये होती जाएगी कम। कोई दिक्कत? एंड 3 जगहों पे टच कराया, बिकॉज आएंगी जहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। आर यू गेटिंग इट? बिल्कुल बीच के, देखो यहां पे, यहां से जाते हुए रेडियस बढ़ रहा है, जैसे जैसे दूर चलेंगे। लेट मी मेक अ डायग्राम। ये एक डायग्राम थी आज हमने बनाई थी, ये मैंने बीच में जगह खाली छोड़ दी, फिर एक बनाया, ठीक है ना, फिर एक जगह खाली छोड़ दी, फिर एक बनाया। तो याद है बीच में बहुत डेंसिटी रखी थी, बाहर इतनी डेंसिटी नहीं है, तो उतना एरिया मैंने यहां काट लिया और उतना एरिया यहां काटा। कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, कहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, एक पर यूनिट एरिया काटा है, पर यूनिट वॉल्यूम काटा है, कहां ज्यादा मिलेगा, बीच में ज्यादा मिलेगा, यहां मिलेगा कम। ठीक है ना, बीच में ज्यादा मिलेगा। तो देखिए, जब बीच का मतलब क्या है, रेडियस सेंटर से ज्यादा दूर नहीं गया, जब ज्यादा दूर नहीं है तब ये काफी ज्यादा डेंसिटी है, तब ये काफी ज्यादा डेंसिटी है। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एंड ये 3 जगहों पे नोड है, 3 जगहों पे क्या है, नोड। नोड का मतलब क्या है, नोड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिलने वाला, बिकॉज यहां बीच के एरिया में नहीं मिलने वाला है, फिर यहां बीच के एरिया में नहीं मिलने वाला है। कोई दिक्कत ना? बात करते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है, तीसरा तो पर यूनिट वॉल्यूम की बजाय पूरा वॉल्यूम है, यानी कि पहले सिर्फ इतने में ढूंढना है, फिर इतने में, फिर इतने में, फिर इतने में, यानी कि ये तो बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे ये तो बढ़ता ही रहेगा। ये तो वो वाली बात है कि रॉड आपने 5 मीटर की ली, फिर 10 की ले ली, फिर 15 की ले ली, फिर 20 की। जितनी बड़ी रॉड होगी उतना ज्यादा मास आएगा। मास डेंसिटी एक अलग चीज है, मास एक अलग चीज है। वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो सिर्फ ये है कि यहां ज्यादा या यहां ज्यादा, पर ये तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है ओवर द होल वॉल्यूम। तो पहले जैसे जैसे रेडियस कम होगा तो ये डेंसिटी होगी कम। ये ग्राफ हमने 0 से स्टार्ट किया बिकॉज बिल्कुल 0 पॉइंट पे तो कोई डेंसिटी नहीं है। क्लियर? फिर ये धीरे धीरे क्या होगा,
ये तो बढ़ेगा, बिकॉज इतने में अगर डेंसिटी सपोज 10% है, उतने में 20 आ गई, इतने में 30 आ गई, धीरे धीरे करके डेंसिटी तो, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, डेंसिटी हो जाएगी कम, बाहर चांसेस कम है। पर अगर पूरे वॉल्यूम की बात करूं, बड़ा सिंपल सा फंडा है यार, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको मेरे को ढूंढना है, ठीक है ना। तो मेरे कमरे में चांसेस अगर नहीं है तो मेरे घर में चांसेस तो ज्यादा हो गए ना। अब बड़ी सिंपल सी बात है, मेरे पूरे शहर में तो मेरे होने के चांसेस और ज्यादा हो गए, तो ये तो बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। ये तो ऐसी बात है कि मेरे कमरे में ढूंढा, प्रोबेबिलिटी कम है, फिर और बड़े एरिया में ढूंढा, फिर और बड़े एरिया में ढूंढा, फिर और बड़े एरिया में, कुछ इस तरीके से। क्लियर? कुछ ज्यादा लंबा चला गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फाइन। तो मेरे शहर के नाम पे थोड़ी ज्यादा बड़ी फीलिंग आ गई थी, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर अपना। नहीं, यहाँ टच नहीं कराना, देखो मैंने हर बार टच नहीं कराया है, बिल्कुल लास्ट में 3 बार नोड है, बिकॉज 3 तो ऐसी जगह है जहां आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, जीरो, इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा। इज दैट थिंग क्लियर? कोई दिक्कत? तो दीज आर द 3 ग्राफ्स। अगर ये ग्राफ P के लिए होता तो ये वाले जो ग्राफ्स हैं वो ऊपर की बजाय 0 से स्टार्ट होते हैं, बिकॉज P में आपको पता है, P में आपको पता है बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0। जबकि S में क्या होता है, बिल्कुल सेंटर पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा। इज दैट थिंग क्लियर? तो S के लिए ये जो ग्राफ्स है ऊपर से स्टार्ट होते हैं, A और B नंबर ग्राफ, A ग्राफ और B नंबर ग्राफ। ये S के लिए तो ऊपर से स्टार्ट होते हैं, जबकि P के लिए ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? तो यहां पे लिखा जा सकता है, इस चीज को मेंशन किया जा सकता है कि A और B ग्राफ S के लिए तो नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होते हैं, जबकि P के लिए ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। ये बात लिखी जा सकती है, लो मैं ऐसे इरेज कर देता हूं बाकी एस वगैरह को, तो अवॉइड एनी कंफ्यूजन। ए और बी का जो ग्राफ है वो एस के लिए नॉन जीरो वैल्यू से स्टार्ट होता है, बिकॉज बिल्कुल बीच में एस के तो चांसेस हैं, पर बिल्कुल बीच में पी के चांसेस नहीं है, तो पी के लिए वो स्टार्ट होते हैं 0 से। आप मुद्दे की बात समझिए। सबसे पहली बात, ये एक फंक्शन था, क्रस्ट रफ बनाया, ये डेंसिटी थी, डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में मिलने के चांस, वो बीच में ज्यादा थे, बाहर ज्यादा नहीं थे, एंड ये ओवर द होल वॉल्यूम था। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा चांसेस बढ़ते जाएंगे। मेरे घर में मैं मिला नहीं तो पूरे शहर में तो मिल सकता हूं, नहीं तो पूरी स्टेट में तो मिलूंगा, आजकल कहां बाहर जाऊंगा। फाइन। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, रेडियस बढ़ना मतलब ये दूर दूर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इज दैट थिंग क्लियर? इस शब्द को समझने की जरूरत थी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब होता है एक छोटे से वॉल्यूम में ढूंढना, ठीक है ना, एंड प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी का मतलब होता है छोटे से वॉल्यूम में ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पूरे होल वॉल्यूम में ढूंढना। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड काफी ज्यादा एडवांस लेवल हम अप्रोच इसके अंदर कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। सो टुमारो यू विल गेट अ वीडियो ऑफ द होल चैप्टर समराइज्ड इन अ 60-minute लेक्चर, फाइन, जिसे हम वन शॉट कहते हैं। सो मिलते हैं अपने कल के लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूं, लगे रहिए।